हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? इनमें से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ये हो जाएगा अल्बुकर्क। ये हो जाएगा अल्बुकर्क। यानी अल्बुकर्क जो है एक पुर्तगाली गवर्नर था और इसे ही जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, अल्बुकर्क को जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब आइए डिस्कशन देख लेते हैं। हमारे सेशन की खासियत क्या है कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और हमको लगेगा कि अगर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो उसका डिस्कशन हम अवश्य कराएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू के साथ क्वेश्चन की डिस्कशन भी रहने वाली है और डिस्कशन से जो है हो सकता है 10 क्वेश्चन भी निकल जाए। तो देख लीजिए इसका डिस्कशन। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए और 1510 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लिया। उन्होंने भारत में पुर्तगाली शक्ति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि साम्राज्यवाद की नीति, समुद्री शक्ति का विकास, गोवा पर नियंत्रण इत्यादि। अब है, मानव शरीर में विटामिन ए डैश में संग्रहित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यानी कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत में संग्रहित होता है। यानी कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत में संग्रहित होता है। यकृत मतलब कि लीवर होता है। ओके, तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत यानी कि लीवर में जो है संग्रहित होता है। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है और शरीर इसे यकृत में संग्रहित करता है, जहां से यह आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए जो है जारी किया जाता है। अब है, किस वायसराय ने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली शुरू की थी? किस वायसराय ने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली शुरू की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कनिंघम, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेलेजली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। यानी कि लॉर्ड बेलेजली जो है भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी कि लॉर्ड बेलेजली जो है भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की जो है शुरुआत की थी। भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली लॉर्ड बेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने इस प्रणाली को भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शक्ति को मजबूत करने के लिए एक रणनीति के रूप में लागू किया था। सहायक गठबंधन प्रणाली जो है एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने और उसके रख रखाव के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। बदले में अंग्रेजों ने उन्हें बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। अब है, आयोडीकृत लवण में जो है क्या रहता है? आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? ये हो जाएगा पोटासियम आयोडाइड। ये हो जाएगा पोटासियम आयोडाइड। यानी कि आयोडीकृत लवण में जो है पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो देखिए, आयोडीकृत लवण में जो है पोटेशियम आयोडाइड होता है। आयोडीकृत लवण जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है, इसमें मुख्य रूप से जो है सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड KI मिलाया जाता है।
यह आयोडीन की कमी को रोकने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में कई लोग आयोडीन की कमी से पीड़ित हैं, जो बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं का एक प्रमुख कारण है। अब है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लिन लिथगो, ऑप्शन बी है विलिंगटन, ऑप्शन सी है बेबेल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिन लिथगो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिन लिथगो। यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिन लिथगो था। डिस्कशन देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिन लिथगो था। वह 1936 से लेकर के 1943 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहे। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में की गई थी। आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 से हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड लिन लिथगो के बारे में जान लीजिए। 1936 से लेकर के 1943 तक वह भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को मुंबई से की गई थी और 9 अगस्त 1942 से जो है भारत आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गई। ठीक है, तो इतने बातें को याद रखना है। अब है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो हो जाएगा H2SO4। वो हो जाएगा H2SO4। यानी कि अम्ल वर्षा में जो है H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है। डिस्कशन देखिए, अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की होती है। अम्ल वर्षा, जिसे अम्ल निक्षेपण भी कहा जाता है, मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के वायुमंडल में छोड़े जाने के कारण होती है। ये गैसें जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाती है, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अम्ल है। यह आमतौर पर अम्लीय वर्षा में 70% तक मौजूद होता है और यह अम्ल वर्षा के अम्लीय गुणों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अब है प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सिराज उद दौला और ब्रिटिश सेना। सिराज उद दौला और ब्रिटिश सेना के बीच जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सिराज उद दौला और ब्रिटिश सेना के बीच जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो हैं सिराज उद दौला थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच जो है प्लासी की युद्ध हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और बंगाल से जो है बंगाल के नवाब सिराज उद दौला नेतृत्व कर रहे थे। और 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध प्रारंभ हो गई थी। स्थान था प्लासी, पश्चिम बंगाल, भागीरथी के किनारे। यहाँ पर जो है युद्ध हो रही थी। इसका प्लासी का युद्ध का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है युद्ध को जीत गई। नवाब सिराज उद दौला जो है पराजित हो गए। युद्ध में मीर जाफर ने विश्वासघात किया, जो युद्ध के परिणाम का मुख्य कारण बना। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। बंगाल पर कंपनी का प्रभाव स्थापित हुआ और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। अब है गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो है एक हिग्स बोसॉन है। गॉड पार्टिकल जो है एक हिग्स बोसॉन है। अब प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा? तो अभी डिस्कस किए थे डिस्कशन में। तो प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराज उद दौला के खिलाफ लड़ा था।
प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है सिराजुद्दौला ने लड़ा था। ठीक है, देख ही लिए थे, इसका डिस्कशन आगे आते हैं। अब है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य जो है जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोकना है। यह 1992 में अपनाया गया था और 1994 में लागू हुआ। इसका लक्ष्य जो है ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है ताकि जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके। अब है भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया? भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो वो हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। ठीक है, तो हैदराबाद के निजाम जो हैं सर्वप्रथम लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किए। भारत के हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया। लॉर्ड बेलेजली ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था 1798 से लेकर 1805 के बीच में। उसने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सेना की सुरक्षा के बदले सहायक संधि में बांधने की नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत जो है राज्य को ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखने की अनुमति देनी होती थी, उसके बदले ब्रिटिश सरकार उसकी रक्षा करती थी। राज्य को किसी अन्य विदेशी शक्ति या भारतीय राजा से संधि नहीं करनी होती थी। 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले यह संधि स्वीकार की। यह नीति ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक अहम साधन बनी। अब है निम्नलिखित में से किसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन को जो है गॉड पार्टिकल कहा जाता है। अब है भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1802 में हुई थी। 1802 में हुई थी। ठीक है, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच जो है बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। आइए डिस्कशन देखिए। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन की संधि जो है ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 31 दिसंबर 1802 को जो है बेसिन की संधि हुई थी। स्थान था बेसिन, महाराष्ट्र। इसमें बाजीराव द्वितीय मराठा के पेशवा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों के बीच जो है एक संधि हुई थी। इसे ही जो है बेसिन की संधि कहा जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय को होलकर और अन्य मराठा सरदारों से हार का सामना करना पड़ा। सत्ता बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अब है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो ये हो जाएगा सावित्रीबाई फूले। ये हो जाएगा सावित्रीबाई फूले, यानी कि सावित्रीबाई फूले जो है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। 1848 में अपने पति ज्योतिबा फूले के सहयोग से पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और पिछड़ों वर्गों की शिक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वह पहली महिला प्रधानाध्यापक भी बनी। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। अब है दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज विभाग जो है किससे संबंधित था? तो ये था रक्षा विभाग से। ये था रक्षा विभाग से, यानी कि दीवाने अर्ज विभाग जो है रक्षा विभाग से संबंधित था। यानी कि दीवाने अर्ज विभाग जो है रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग जो है सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था। दीवान ए अर्ज की स्थापना दिल्ली सल्तनत के दौरान सुल्तान इल्तुतमिश ने की थी।
यह विभाग मुख्य रूप से सेना के संगठन, भर्ती, वेतन, हथियार और घुड़सवारी आदि से जुड़ा होता था। दीवाने अर्ज का प्रमुख अधिकारी जो है आरिज ए मामूली कहा जाता था। यह अधिकारी सेना के सभी कार्यों को संचालित करता था, लेकिन युद्ध में सेनापति नहीं होता था। सैनिकों इसका मुख्य कार्य था दीवाने अर्ज विभाग का सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण करना, घोड़ों और हथियारों की जांच करना, वेतन और भत्तों का वितरण करना, सैन्य अनुशासन बनाए रखना, युद्ध के लिए रसद और व्यवस्था सुनिश्चित करना। और भी विभाग जो है सल्तनत काल के, उस विभाग का नाम देख लीजिए। तो दीवाने विराजत जो है वित्त विभाग था। दीवाने अर्ज जो है सेना का संगठन, भर्ती, वेतन, घुड़सवारी आदि से संबंधित था। दीवाने रसालत जो है विदेश नीति करता था। दीवाने इंसा जो है शाही पात्राचार था। दीवाने काजी जो है न्यायिक विभाग था। दीवाने बंदगान जो है दासों गुलामों का प्रबंधन था। ठीक है, तो दीवान ए बिजारत के प्रमुख अधिकारी वजीर कहलाते थे। दीवान अर्ज के प्रमुख अधिकारी जो हैं आरिज ए मामूली कहलाते थे। दीवान ए रसालत की प्रमुख अधिकारी जो है सदार उर सदर कहलाते थे। दोस्तों इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एकदम कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1857 से लेकर के 1947 के बीच वाली भी मॉडर्न हिस्ट्री है, घबराना नहीं है। दीवान इंसा जो है दबीर इंसा कहलाते थे। और दीवान बंदगान का इसमें तो खैर दिया ही नहीं है, तो इसको जो है याद कर लेना है, सल्तनत काल से रिलेटेड है। देख लिए मॉडर्न हिस्ट्री भी आन गया एकदम। 1857 से लेकर 1947 के बीच में भी मॉडर्न हिस्ट्री को रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? ये हो जाएगा चार्ल्स मैडकॉफ। ये हो जाएगा चार्ल्स मैडकॉफ, यानी भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो है चार्ल्स मैडकॉफ जो है विख्यात है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो है सर चार्ल्स मैडकॉफ विख्यात हैं। सर चार्ल्स मैडकॉफ जो है 1835 में भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1835 में प्रेस पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। चार्ल्स मैडकॉफ को जो है क्यों कहा जाता है मुक्तिदाता प्रेस का? तो देखिए उस समय जो है प्रेस पर कड़ा नियंत्रण था। समाचार पत्रों को सरकार से अनुमति लेनी होती थी। मैडकॉफ ने यह नियंत्रण समाप्त कर दिया और प्रेस को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी। इसी कारण जो है भारतीय प्रेस और पत्रकारिता को स्वतंत्र सांस मिली। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का इतिहास। प्रारंभिक काल 18वीं शताब्दी। भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत जेम्स हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित हिक्कीज बंगाल गजट में किया गया था, यानी कि जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है बंगाल गजट लाया गया था। रिवाइज कर लीजिए ये भी। यह अंग्रेजों की आलोचना करता था, इसलिए जल्द ही इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर प्रेस पर नियंत्रण 19वीं शताब्दी में वारन हेस्टिंग और लॉर्ड ब्लेजली के समय प्रेस पर कड़े नियंत्रण लगाए गए थे। विदेशी और भारतीय अखबारों को पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। अब है चार्ल्स मैडकॉफ और प्रेस की स्वतंत्रता 1835। तो चार्ल्स मैडकॉफ ने 1835 में प्रेस पर लगे नियंत्रण हटा दिए। उन्होंने लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया और प्रेस को संवेदनशील मुद्दों पर लिखने की स्वतंत्रता दी। इसी वजह से जो है उन्हें भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय स्थानीय भाषा अखबारों पर नियंत्रण लगाने के लिए जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। प्रेस की स्वतंत्रता को जो है फिर से कुचल दिया गया। फिर स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की भूमिका आई, तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने प्रेस को स्वतंत्रता के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने कई बार भारतीय अखबारों को जब्त किया और पत्रकारों को कैद किया। अब है स्वतंत्र भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये आप लोगों एक काम का हो गया पॉलिटी का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। हालांकि यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। कुछ यथोचित प्रतिबंध राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, मानहानि आदि लगाए जा सकते हैं। अब है किस प्रकार की भूमि को जो है अपहृत कहा जाता है? देखिए ज्योग्राफी भी आ गया। किस प्रकार की भूमि को जो है अपहृत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपहृत कहा जाता है।
बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपहृत कहा जाता है। अब है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। यानी कि लॉर्ड रिपन जो है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त किया था। यानी कि लॉर्ड रिपन जो है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त किया था। डिस्कशन देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त करके प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल किया, जिसे गैंगिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता था। इस अधिनियम को भारतीय बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं के व्यापक विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना जाता था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये हो जाएगा बिहार। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है बिहार राज्य में अवस्थित था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था। उदंतपुरी, जिसे उदंतपुरा या उदंतपुरा भी कहा जाता है, बिहार में एक प्रमुख बौद्ध महाविहार था। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और माना जाता है कि इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक गोपाल प्रथम ने की थी। यह नालंदा के बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। कौन था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। किसने इसकी स्थापना की? तो पाल शासक गोपाल प्रथम ने। पाल शासक गोपाल प्रथम ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। अब है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया? तो लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया? तो लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, इसका प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिटन ने दिया था। यह अधिनियम 1878 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य जो है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर जो है कड़ी सेंसरशिप लागू करना था। इस अधिनियम के तहत जो है अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित प्रेस को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होती थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था 1878 ईस्वी में, और इसमें जो है भारतीय भाषा में जो भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं थे उस पर जो है कड़ी सेंसरशिप लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो है अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित प्रेस को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सामग्री प्रकाशित करने की जो है अनुमति नहीं थी। लॉर्ड लिटन के इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय प्रेस को नियंत्रित करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था, क्योंकि उस समय प्रेस भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता और विरोध फैला रहा था। अब है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। यानी कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो हैं अलाउद्दीन बहमन शाह थे। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 1347 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से अलग होकर स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। 1347 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया और दक्कन क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा, जिसे अहसानाबाद भी कहा जाता है, स्थापित की। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण इस्लामी राज्य था जो लगभग 200 वर्षों तक चला। अब है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं फिरोज शाह मेहता थे। यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग थे। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था?
फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक जो है भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ये हो जाएगा देवराय द्वितीय, ये हो जाएगा देवराय द्वितीय। यानी कि फारसी यात्री जो है अब्दुल रज़ाक भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। यानी कि फारसी यात्री जो है अब्दुल रज़ाक भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वह 15वीं शताब्दी में भारत आया था और देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में काम किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। यानी जिस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी उस समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन थे। डिस्कशन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन जो है 1844 से लेकर के 1888 तक जो है भारत का वायसराय रहा था और उसी की देखरेख में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में बम्बई में हुई थी। इस समय कांग्रेस एक मंच के रूप में स्थापित हुई जहां भारतीय नेता ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद स्थापित करने के लिए इकट्ठा होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देख लीजिए तो 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये डेट याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट को डेट याद नहीं रह पाता है तो डेट को याद करिए। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य था भारतीयों को एक राजनीतिक मंच प्रदान करना ताकि वे ब्रिटिश शासन के तहत अपनी समस्याओं को उठाने और अपने अधिकारों के लिए जो है संघर्ष कर सकें। आइए तो कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति से रिलेटेड जानते हैं किसने इसकी स्थापना की। तो एओ ह्यूम जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव बने। तो एओ ह्यूम जो है दोस्तों ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। यही जो है कांग्रेस की स्थापना किए थे। कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम किए थे और कांग्रेस के पहले महासचिव भी जो है एओ ह्यूम ही बने थे और कांग्रेस के पहले महासचिव भी जो है एओ ह्यूम ही बने थे। अब है उमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया। उमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन बने? तो पहले महासचिव भी जो है एओ ह्यूम ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन बने? तो WC बनर्जी बने, जिसे कि उमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, आगे आइए। तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ जिसे बम्बई में आयोजित किया गया था। पहले अधिवेशन में जो है कुल 72 सदस्य उपस्थित थे जिसमें भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल हुए थे। यह पहली बार था जब भारतीय नेता एक संगठित राजनीतिक मंच पर एकत्र हुए थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ शुरू की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 72 सदस्य जो है उपस्थित थे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को स्थान बम्बई था। इसमें मुख्य व्यक्ति जो हैं उमेश चंद्र बनर्जी थे जो पहले अधिवेशन के पहले अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। फिर एओ ह्यूम हैं, तो एओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव भी जो है एओ ह्यूम ही बने थे। अब है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा सर लियोनिल कर्टिस। सर लियोनिल कर्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है।
सर लियोनिल कर्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। सर लियोनिल कर्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। द्वैध शासन का जनक जो है सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। हालांकि बंगाल में द्वैध शासन 1765 से लेकर के 1772 की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, लेकिन द्वैध शासन के सिद्धांत को विकसित करने और इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू करने का श्रेय जो है सर लियोनिल कर्टिस को जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि अभी जस्ट डिस्कस किए थे, इसको होमवर्क दे देंगे और फिर हम लोग जो है सेशन को एंड करते हैं। फिर कल मिलेंगे, क्लासेस रेगुलर होती है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये जो है आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर जो है सेशन एंड होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। और जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि वीडियोज की व्यू जो है बहुत जाती है लेकिन लाइक ही कम रहता है। इसका मतलब आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए सेशन को, ठीक है। तो जो लोग अंत तक जुड़े हैं, आपसे एक उम्मीद थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और साथ ही साथ जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लासेस रेगुलर चलती है और इसी तरह चलते रहेगी। आप लोग प्रैक्टिस के लिए हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।